and welcome to Unfiltered, serving you facts raw, hard and unfiltered. आज के इस एपिसोड में हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े हैं मिस्टर RVS मनी जी, who has had an illustrious career as a civil servant and he has served across different positions in different ministries during the Congress era. He is a whistleblower, an activist and author of the explosive book Hindu Terror. Sir has taken out the time to join us today despite of being attacked recently in Dwarka. He is injured and is suffering from broken ribs and a ligament tear in the shoulder. Thank you very much sir for joining us today and welcome to our show. नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। सर बात करने के लिए तो बहुत मुद्दे हैं, लेकिन आज हम शुरुआत करते हैं ऐसे मुद्दे से जो देश भर में छाया हुआ है, चर्चा में है और जिसकी वजह से देश को बहुत नुकसान हो रहा है। सर पहला सवाल, अग्निपथ पर बवाल क्यों? देखिए, ये अग्निपथ का जो पूरा मामला है, इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। अग्निवीर जितने निकल के आएंगे, देखिए 45,000 तो उन्होंने बोला है, जो भी संख्या लोग अग्निपथ में शामिल होंगे, भर्ती होंगे उस अवसर का, उसके अंदर 12,000 के लगभग तो आगे बढ़ते जाएंगे। शेष जो 32,000 या 30,000, पहली बात है कि वो अपना एक वर्क एथिक्स, अनुशासन और स्किल, कौशलता, तीनों अपना आगे लेंगे। और आर्मी का वर्क एथिक्स एंड कौशल अनुशासन तो बिल्कुल बहुत ही अतुल्य है। उस वर्क एथिक्स और उस अनुशासन के साथ आगे अगर बढ़ते जाएं तो ये स्थायी नौकरी के या स्थायी नौकरशाही का बीच में कौन ला रहा है, किस लिए ला रहा है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र लग रहा है। एक बात बहुत मोटी तौर से बता दूं कि अग्निपथ से हमारे तीनों सेनाओं को एक बल का वितरण होता है, फोर्स मल्टीप्लायर होगा, उनके एडिशनल लोग मिलेंगे और हर एक स्थायी रूप से उनके बाद 30-40 हजार लोग ऐसे होंगे जो एडिशनल फोर्सेस के तरीके से उनके पास रहेंगे। उसके अलावा जब वो 30,000 लोग जब बाहर आ जाएंगे 4 साल के बाद, कोई भी 30,000 किसी भी मापदंड के वजह से, क्योंकि मापदंड भी बहुत ही अच्छे तरीके से होगा, निष्पक्षीय मापदंड होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के थ्रू ही आर्मी में जो मापदंड होता है, चयन प्रक्रिया होती है, वो मापदंड का प्रक्रिया भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि बिल्कुल निष्पक्ष होगा, किसी को ना फेवर करेगा ना फेयर होगा। इस संदर्भ में जब वो बाकी 30,000 लोग भी जब बाहर आएंगे, आपके पास पहली बात है 30,000 देशभक्त हैं। पहली बात 30,000 देशभक्त बाहर आएंगे। दूसरा 30,000 देशभक्त जो एक कार्य निष्ठावान, वर्क एथिक्स के साथ कार्य की तरह निष्ठा रखते हुए बाहर आएंगे। और तीसरा वो एक कौशल्यता के साथ बाहर आएंगे, किसी न किसी क्षेत्र में अपना कुछ ना कुछ कौशल, मोटर मैकेनिक हो, एयरफ्रेम मैकेनिक हो, या एवियोनिक्स कर रहा हो, या नेवल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर हो, या जिस ट्रेड में उसने अपना कौशलता प्राप्त की, 4 साल का उसका वो संपूर्ण अनुभव होगा। उस संपूर्ण अनुभव के साथ मुझे एक चीज बहुत ही आश्चर्यजनक लगती है कि 21-22 साल में एक युवक के पास 10 लाख रुपए हो और संपूर्ण एक तरीके का एक किसी कौशलता में अनुभव हो, तो सारे लोग किस बात का उनको किसी चीज की शंका होनी चाहिए? वो आत्मविश्वास तो अपने आप बढ़ना चाहिए। और उसको कुछ पॉलिटिशियंस ने और भी उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की, सरकार के ऊपर दबाव डाल के। अब तो उन्होंने CAPF में भी उनके लिए आरक्षण, ठीक है, उनको और जगह उनका अनुभव का उपयोग होता है, अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है कि
अच्छे कार्यनिष्ठा वाले और सीएपीएफ का उतना ही प्रशिक्षण का व्यय भी बचेगा, क्योंकि ये लोग कई प्रशिक्षण पहले ही ले चुके होंगे। 10% सीएपीएफ में हो या कुछ भी हो, वो अच्छी बात है, ठीक है। फिर भी हमें ये मापदंड रखना चाहिए था कि इस योजना के अंतर्गत कम से कम 10 से 15 हजार हर साल स्वव्यवसायी जो स्वरोजगार प्राप्त करे अपने आप में, ऐसे लोगों को भी प्रोत्साहन देना चाहिए। उनके लिए जो लघु उद्योग और छोटे उद्योगों में कैसे चलाना, उसके साथ जिस पर सरकार को सारी सहायता प्रदान कर देनी चाहिए। न केवल सारी प्रदान, उनको बायर सेलर मीट जैसे चीजें लगा के उनको उसी सेना के एंसिलरी वेंडर्स वगैरह के वगैरह इस तरीके का छोटे छोटे यूनिट्स लगाने में मदद करें, तो ये पूरा एक संपूर्ण स्कीम हो जाएगा। तो अग्निपथ को आपको एक नौकरी की तरह ना देके और उसको एक अवसर की तरह देके, नौकरी में पेंशन में 10,000 रुपये, 10 लाख 8 लाख रुपये, 10 लाख रुपये में रह जाओगे, स्वरोजगार करोगे करोड़ों में, उसमें आकाश की कभी कोई सीमा नहीं होती। ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, जैसा कि आपने अभी कहा, आपने अग्निपथ की कुछ बेनिफिट्स हमारे व्यूअर्स के लिए समझाए, लेकिन फिर भी इस पर इतना बवाल क्यों है? और बवाल करने वाले भी वही युवा हैं जो कि आर्मी या बाकी जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनके एस्पिरेंट्स हैं। तो ये बवाल की वजह क्या है? क्या ये कोचिंग माफिया का हाथ है इसमें, या जो पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकने की, राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों का हाथ है युवाओं को भड़काने के लिए? देखिए, मैं नहीं मानता कि जो सड़क पे आके रेल जला रहे हैं वो किसी भी मापदंड से हमारे सेना के काबिल है, सेना के लिए उपयुक्त क्वालिफिकेशन रखते हो, अनुशासन नहीं है, और वो एक तरीके के किराए के लोग हैं जिनको कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट, आपने बता दिया भाई, कुछ तो कोचिंग माफिया वाले, कुछ कोचिंग माफिया वाले अब पकड़े भी गए हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, क्योंकि एक तरीके का एक इतने सारे योगदान अवसर हमारे, एक बहुत बड़ी कीड़ा सबके दिमाग में आ चुकी है, एक बहुत बड़ा बाधक है। सब नौकरशाही बनना चाहते हैं, सब नौकर ही बनना चाहते हैं, कोई स्वरोजगार बनने का प्रयास ही नहीं करता। इस प्रयास क्यों नहीं करता, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी बाधक है कि नौकरशाही को एक तरीके का, इस पूरे राज्य को एक तरीके का राज करने का है, सेवा करने के भाव से कभी भी नहीं आते। अभी राज करने के मैं एक उदाहरण देता हूं। एक दंपति, ऑल इंडिया सर्विस के दंपति, दिल्ली में पूरे स्टेडियम को रोक के कुत्ते को घुमाने के लिए स्टेडियम रोक जी। वो क्या है कि वो राज्य एक तरीके का, एक राज्य का ईगो अपना अहम है, वो अहम आता है, उनमें सेवा भाव कभी भी नहीं है। उनको आप लद्दाख क्या, उनको आप पाकिस्तान में भी पोस्ट कर दोगे, वो उनको सुधार नहीं आएगा। उनके जो पर्सनालिटी खराब हो चुकी है, उनके दिमाग में इतना चीज है। ये बहुत खेद की बात है कि इस मापदंड को नापने के लिए संयुक्त राष्ट्र सेवा आयोग में कोई भी एग्जामिनेशन का तरीका नहीं है, कोई भी उनके पास है नहीं, या ये सेवा कर पाएगा या सिर्फ अपना राज चलाने के प्रयास में रहेगा। क्योंकि जो उसके चयन समिति में बैठते हैं आम लोग तरीके से, उन्होंने भी 35-40 साल राज चलाया, सेवा कम की है। ये आप मान के चले, राष्ट्र सेवा अलग चीज होती है, राज करना अलग चीज होती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये हम मानते हैं। अगर राष्ट्र सेवा करने के लिए आते हो तो आप जितने लघु उद्योग है, लघु उद्योगपतियों को भी एक तरीके का ऐसा वातावरण देंगे जो उनका उन्नति में काम आएगा। एक वातावरण, नीति, निधि
विधि और वातावरण हर चीज ऐसा होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं ना, उसको आप इसको प्रोत्साहन देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग स्वरोजगार की तरफ जाए। मुद्रा स्कीम चल रही है, उसके अंदर काफी लोगों ने लाभ उठाया है, ये बहुत अच्छी बात है, परंतु फिर भी युवाओं में उस स्कीम की तरफ इतना आकर्षण क्यों नहीं है? वो क्यों नौकरशाही में ही आना चाहते हैं? एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जी। एक राष्ट्र को इस चीज के ऊपर सोचना चाहिए, इसके ऊपर संवाद होना चाहिए कि क्या हमारी शिक्षा पद्धति में कुछ खामियां हैं, कुछ हमारे और चीजों में। देखिए, ये तो अग्निवीर अनिवार्य नहीं है, कुछ देशों में बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। सिंगापुर हुआ, साउथ कोरिया हुआ, मेरे खुद परिजन सिंगापुर के निवासी हैं, उनके बच्चों ने आर्मी अटैचमेंट 2 साल का किया, 12वीं क्लास के बाद होती है, अनिवार्य होती है। इजराइल हुआ, वहाँ के लोगों की कार्य निष्ठा, कमिटमेंट टू वर्क, वर्क एथिक्स स्टनिंग है, बहुत ही स्टनिंग है। बिल्कुल सर। गुणवत्ता के प्रति उनका जो निष्ठा होती है, क्वालिटी ऑफ वर्क, क्वालिटी ऑफ आउटपुट बहुत ही स्टनिंग है। क्या हम उसको उसके तुलना में कहीं खड़े हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि वहाँ सारे जो भी नागरिक आएगा, वो प्रेसिडेंट बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा, सब कुछ बनेगा, तो वो आर्मी अटैचमेंट के बोलता है। तो ये ज़्यादा अच्छा होता। ये अग्निवीर स्कीम बहुत ही अच्छी स्कीम है, बहुत बढ़िया योजना है। एक तरीके का आप युवाओं को एक राष्ट्र सेवा का अवसर देते हैं, उसी राष्ट्र सेवा के संदर्भ में देते देते उनको कौशलता भी देते हैं, उसी कौशलता को देते देते उनके ऊपर अनुशासन, कार्यनिष्ठा, वर्क एथिक्स, कमिटमेंट, हर चीज को उनके ऊपर एक तरीके का उनके पर्सनालिटी में ला देते हो। इसके विरुद्ध जो हो रहा है वो सियासत हो रहा है, वो राजनीति चल रही है, गंदी राजनीति चल रही है। ऐसे लोग हैं जो कोचिंग माफिया, हमने आराम से कह दिया भाई कोचिंग माफिया। कोचिंग माफिया को पनपने कौन देता है? ये क्यों है कि किसी तरीके से राजनेता, किसी तरीके राज्य के किसी भी हिस्से में हम कोई ना कोई पद पाएं, कोई नौकरी पाएं, क्योंकि अब तो 2004 के बाद पेंशन का के साथ भी अपने आप ही पेंशन आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। उसके बाद ये इच्छा शक्ति कहाँ से आ रही है? ये आकर्षण क्यों है? क्योंकि सरकारी नौकरियों में, राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी भी नौकरियों में काफ़ी एक तो अकाउंटेबिलिटी की कमी है। कोई आदमी काम कार्यनिष्ठा ना भी रखता हो, कोई आदमी कार्यनिष्ठा ना भी रखता हो, वो 35 साल 40 साल वो नौकरी अपना पूरा कर लेगा। और आजकल तो आप देखेंगे, बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि 35 साल की नौकरी में जिसने नौकरी कभी काम ही नहीं किया, आप जाके दे सकते हैं वास्तविकता में हर कार्यालय में वो रिटायरमेंट के बाद जिसने 40 साल 35 38 साल 37 साल की नौकरी में काम नहीं किया, रिटायरमेंट के बाद अपना कनेक्शन यूज करके कंसल्टेंट 4 साल रहता है। किसी भी सरकारी दफ्तर में जाके देखिए, आपको ये मिलेगा, ये सदनिष्ठ है। जिंदगी पर रिटायरमेंट से पहले तक वो कहता था मेरा हार्ट में प्रॉब्लम है, मेरे को किडनी है, मेरी वो है, ये है। और जैसे रिटायरमेंट होती है वो स्वस्थ हो जाता है और कंसल्टेंट होता है। ये एक उदाहरण है। Sir, this is a revelation to us actually. मैं पूरे आई एम टेलिंग यू विद फुल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, गो टू एनी मिनिस्ट्री, the person, I have several examples, the person who have never worked during their service life, on retirement they become so fit that they are able to work for another 4 years,
सरकार ने 65 साल तक कंसल्टेंट को रखने का अनुमति है। वो कंसल्टेंट इसलिए होता है कि विशेष रूप से जो कुछ अनुभव कौशलता जरूरत पड़ती है, आवश्यकता हो, तो उस कनेक्शन में आप रख सकते हैं। उसी ऑर्डर को यूज करते सब लोग रिटायरमेंट के 6 महीने से पहले लॉबिंग करते हैं, अपने अफसरों के साथ जो भी अच्छा संबंध रखना है रखते हैं। जो भी आप कहें उसको चमचागिरी कहें या चापलूसी करें या पब्लिक रिलेशन करें या कुछ भी कहें, कह के रिटायरमेंट के बाद भी वो 4-5 साल ऐसे कंसल्टेंट नौकरी करते हैं। अगर वो सड़क पे जाके किसी के पास मांगे तो उसके पास इतनी कौशलता नहीं है, इतनी फिजिकलिटी नहीं है, मगर वो है। मैं आपको उदाहरण दे के कुछ लोगों को तिरस्कृत नहीं करना चाहता, बट दिस इज अ फैक्ट। आप एवरी मिनिस्ट्री में जाके आरटीए मूव करिए कि कितने लोग रिटायर्ड लोग कंसल्टेंट आपके यहाँ भर्ती हैं और उनके सर्विस पीरियड में क्या उपलब्धियां दी जिस बेसिस पे आपने कंसल्टेंट अपॉइंट किया, तो सरकार के पास जवाब नहीं होगा। किसी भी मिनिस्ट्री में आप आरटीए लगाएं जी। और इस तरीके का आपको 35, 40 साल, 42 साल, 43 साल तक एक आमदनी का, एक आय का एक प्रक्रिया चल रहा है, तो इस कारणवश आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। सबको पता है कि एक बार मैं सरकारी गद्दी पे बैठ गया तो पता नहीं कब तक अपना स्व इच्छा तक भी मैं चल सकता हूँ। जी सर, यहाँ पे आपने कुछ 2-3 मुद्दों पे को टच किया और उस पर नौकरशाही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है सर। उस पर हम आपके पास दोबारा वापस आएंगे क्योंकि वो एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन बनता है। क्योंकि नौकरशाही का अगर आप देखें हिंदुस्तान में बहुत ही प्रचलन है और ये जो नौकरशाह होते हैं वो बैठते तो उस कुर्सी पे लोगों की सेवा के लिए, जैसा आपने बखूबी कहा, सेवा भाव नहीं होता है, बस राज भाव से बैठते हैं। तो सर हम अभी टॉपिक से डाइग्रेस ना होते हुए आपने अभी ये बताया कि जो एजिटेशन कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तो आर्मी में जाने योग्य ही नहीं है, ना तो उनकी कोई इच्छा है, वो किसी मोटिवेटेड या इंस्टिगेटेड इंस्टिगेशन के बेसिस पे वहां पर प्रोटेस्ट करने आ गए हैं। लेकिन सर मैंने भी न्यूज़ देखी है और उसमें बहुत सारे ऐसे युवाओं को दिखाया गया है जो कि अग्निपथ स्कीम के फेवर में तो नहीं है, लेकिन वो अपनी तैयारी उन्होंने जारी रखी हुई है। तो सर हम ये मानते हैं कि डिसेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। So should the government not pay attention to such voices that are being raised against this scheme? क्या गवर्नमेंट को एक बार उनकी जो उनके पॉइंट ऑफ कंटेंशंस है, क्या उनको नहीं एड्रेस करना चाहिए? देखिए ऐसा है, अग्निपथ स्कीम ने कहीं पे यहाँ ये कहा गया हो कि नॉर्मल रिक्रूटमेंट सेंट्रल कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम या एनडीए वगैरह बंद हो जाएगी? कहीं पे भी कहा हो? Has it ever said that? No, it hasn't. Then what is that? Exactly, sir. एक भ्रम फैलाया गया, उनके दिमाग में डाला गया है कि कमांड डिफेंस एग्जाम सब कुछ बंद हो जाएगी, इस तरह अग्निपथ से ही होगा। Has it ever said that Indian Air Force Academy, graduate entry scheme, Armed Forces Medical Service, INS Edimala giving you marine engineering, naval architecture courses, or the Mahu College of Engineering, Indian Army recruitment, No, all this will stop? No. Then where is the question? जो उनको मिल रहा है वो मिल रहा है, उनको तो वो तो प्रक्रिया जारी रहेगी। अग्निपथ इज ओनली फ्यू थिंग्स आई विल टेल यू कि एक एजिंग फोर्स आ जाता है। देखो 17 साल में भी जाके वो INS एडिमिला में इंडियन नेवी के इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर एकेडमी में जाता है तो 22, 23, 24 साल तक जाके वो उसके बाद जो अटैचमेंट होते होते आपको जाके 25 साल में 24 साल में सब लेफ्टिनेंट मिलता है। आर्टिफिशियल स्कीम चलती रहे, अभी तक कभी बंद नहीं हुआ, कोई नोटिफिकेशन नहीं। ये अग्निपथ एक तरीके से फोर्स मल्टीप्लेयर है, ऐड ऑन है, या इसको आपको ऑगमेंट करने की सर्विसेज है। उसके साथ साथ बच्चों को कौशलता देती है और उसके साथ साथ उनको अवसर भी देती है, और कुछ न कुछ लोग जाके उसमें 25% मेन स्ट्रीम में ज्वाइन भी करें। बिल्कुल सर। अच्छा, फिर अग्निपथ जो है आपको
नीचे का हवलदार। गलत ये था कि आप इतने साल तक लांस नायक नहीं बने तो आप ऐसा वैसा कहीं पे भी नोटिफिकेशन मैंने नहीं सुना। सर ऐसा तो कहीं नोटिफिकेशन आया भी नहीं। आया भी नहीं है। तो कुछ झूठे नोटिफिकेशन फैलाए जा रहे हैं कि आप 6 साल में 8 साल में लांस नायक नहीं बने तो आपको निकाल दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो नॉर्मल भर्ती है वो तो उसके ऊपर कहीं पे भी कोई भी टच नहीं किया। ये ऑगमेंट है। मैं एक चीज बताता हूँ। एक लड़का था गुरतेज सिंह, आज से 2 साल पहले गलवान में जी 21 साल का था, जवान जी, था। जी 21 साल का जवान, पता नहीं 12-15 चाइनीज अकेले लड़ा था। अकेले लड़के। वो जो प्रोत्साहन होती है 22 साल के बढ़ में, निर्डरता का जो एक यंग ब्लड जिसे यंग ब्लड कहते हैं, उसको हार्नेस करना चाहिए। ये भी एक कारण हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या कारण था। तो उस तरीके का आपको 40,000 गुरतेज सिंह मिलेंगे। बिल्कुल सर। 40,000 गुरतेज सिंह मिलेंगे। उसमें से कितने आगे बढ़ते हैं, बाकी कितने देखिए देश भर में आएंगे। वो अच्छी चीज का सिर्फ राइट्स जो है, अधिकार सिर्फ आर्मी नेवी एयरफोर्स में नहीं है, बाकी लोक सेवा में भी और अन्य कार्यों में भी उतना ही कौशलता, उतने ही कार्य निष्ठा वाले युवक आएंगे। ये तो और भी अच्छी बात है। और मुझे 2-3 चीज उसमें कहनी थी कि एक तो जो अग्निपथ को हमने कौशलता दी है, फ्यूचर में जो 75% निकल जाते हैं उनको अनिवार्य रूप से टेरिटोरियल आर्मी में एंगेज करके रखें। एक बहुत बड़ा सुझाव है सर। इट्स अ वंडरफुल सजेशन एक्चुअली। दूसरा, उनको लघु उद्योग और छोटे छोटे उद्योग को बना के इसी डिफेंस के सप्लाईज में, कुछ नहीं तो लॉजिस्टिक्स। देखिए आज आपको एक लॉजिस्टिक्स में अभी पीछे एक ट्रक ड्राइवर ने नीचे गिरा दिया, वही एक राष्ट्र सेवक होता तो ऐसा नहीं करता। ऐसा नहीं करता। बेशक अपनी जान कुर्बान कर देता। वो नीचे लद्दाख में नहीं नीचे ट्रक गिराता। वो अगर सर्विस प्रोवाइडर राष्ट्रभक्त होता तो उसके पास जितने भी ड्राइवर्स होंगे, उसके पास जो भी फ्री टफ ट्रक्स होगा, ट्रक अगर वो लॉजिस्टिक्स देख रहा है, आपको सामान पहुंचाने में, देखो फूड पहुंचाने में, कई चीजें लॉजिस्टिक्स पहुंचाने में भी, लॉजिस्टिक कंपनी है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, ऐसे ऐसे कई चीजें जो है, कई भिन्न भिन्न तरीके के ऐसे उद्योग हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं, वहाँ लागत भी कम है। उस पर मदद करके सरकार कोई 10 से 20,000 स्वरोजगारी एंटरप्रेन्योर्स भी ला सकती हैं। उसके ऊपर मुझे बहुत खेद है कि आज तक कोई बात नहीं कर रहा। जितने टीवी पैनल में सब कह रहे हैं कि वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, बेर हो जाएगा। तो देखो विपक्ष में, और मुझे तो काफ़ी विपक्ष के निष्ठाओं में भी कई बार राष्ट्र प्रेम में भी मुझे संदेह होता है जिस हिसाब से वो अपना सियासत करते हैं। परंतु मैं ये आशा करता हूँ कि इस मामले में लघु उद्योग का पूरे मंत्री हैं, पूरा मंत्रालय है। अग्निपथ स्कीम में स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को तो आपने कंसल्ट किया है, लघु उद्योग को भी इसके साथ एक पार्ट बना के कहते हैं कि भाई 10,000 एंटरप्रेन्योर इसमें से निकल के देश के विभिन्न भागों में अपना स्वरोजगार बनाएंगे। अगर ये अस्यूम किया जाए कि एक एक स्वरोजगारी 8-8 लोगों को नौकरी देता है, तो 10,000 का मतलब 80,000 लोगों का रोजगार का अवसर पैदा होगा। एक उदाहरण के तौर पर, जरूरी नहीं कि 80,000 हो, इससे ज़्यादा भी हो सकते, कम भी हो सकते। तो इस दृष्टिकोण से भी उसको देखना चाहिए कि 22 साल 23 साल की उम्र में एक स्वरोजगारी अपना बच्चे में जान मेहनत करने की, हार्ड वर्क करने का उसके ऊपर क्षमता होती है। उसके पास तो कौशलता तो आपने आर्मी ट्रेनिंग में दे ही दिया, कार्य निष्ठा भी दे दिया, वो कमिटमेंट दे दिया, वर्क एथिक्स दे दिया, थोड़ा मैनेजमेंट स्किल्स दे दें, बायर सेलर मीट बना दें, या तो वो डिफेंस का ही वेंडर बन जाए। इस तरीके से आप उसको ले जाओगे तो
10 कदम और बढ़िया इफेक्टिव होगा इसका जो जो भी उसका प्रभाव होगा, आज जो सरकार अनुमान लगा रही है उससे 10 गुना ज्यादा प्रभावशाली होगा और सकारात्मक प्रभाव होगा इसका। जी। जो कह रहे हैं कि नक्सलाइट बनेंगे, शायद उनकी दिमाग ही ऐसा है नक्सलाइट बनने की, ये बहुत खेदजनक बात है कि वो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। शायद उनकी सोच ऐसी हो या उनके मूल्य ऐसे हो कि भाई गन है तो गोली चलानी है, ऐसा नहीं है। जी। किसी बहुत ही गंदे तरीके से किसी ने कहा था कि नक्सलाइट बनेगा, टेररिस्ट बनेगा। टेररिस्ट कौन बनता है, कैसे बनता है, कहाँ से बनता है, ये सबके कार्य सबके संज्ञान में है। बिल्कुल सर। और कैसे बनता है, क्यों बनता है और किधर जाके उसका प्रशिक्षण लेता है। बिल्कुल सर, ये भी आज तक कोई भी इंडियन आर्मी का जवान टेररिस्ट नहीं बना। राइट सर। आज तक जो टेररिस्ट बना है वो बॉर्डर के उस पार से बना, सीमा पार जाके ट्रेनिंग दिया। तो सीमा पार जाके ट्रेनिंग तो नहीं हो रहा है, तो हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है। तो जो आदमी कह रहा है वो किसी, और उसमें एक और चीज है, आपने गुरतेज सिंह का उदाहरण दिया। गुरतेज सिंह एक व्यक्ति नहीं है, एक फिनोमिना है। आज एक तरीके का ऑगमेंटेशन यंगर फोर्स की जरूरत क्यों पड़ी? गलवान, कारगिल, वी आर फाइटिंग ए सेवरल टाइप ऑफ वॉर्स। गलवान, कारगिल वगैरह के अंदर जो वहाँ की जो जोग्राफिकल टेरिटरी है, चैलेंजेस है, जी। वहाँ यंगर फोर्स की जरूरत है। राइट सर। और वहाँ पर हमारे यंगर फोर्स ने बहुत ही यशस्वी तरीके से काफी लोगों ने वीरगति प्राप्त की, इसमें निश्चय है ये बात, परंतु उन्होंने बहुत ही कौशलता से बहुत लड़ाई की। एक युद्ध में जिस तरीके का कौशलता होना चाहिए। हिंदुस्तान का आज जो मैं कहता हूं, कई जगह मैं बोल सकता हूं, एक तरीके का चाइनीज वहाबी नेक्सस हिंदुस्तान के विरुद्ध बहुत सक्रिय है। तो ये जितने भी शोर मचा रहे हैं वो चाइनीज वहाबी नेक्सस के हिस्सा है। देखिए ऐसा है, आज तक सबसे बड़े इस टीम के विरुद्ध है आज तक कांग्रेस वाले। कांग्रेस वालों का तो आईएलडी, सीसीपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस का 2008 का एक समझौता है, जी, जी, जिसके सारांश अभी तक बाहर नहीं आए। एंड सर फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो राहुल गांधी ने साइन किया है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही वाज नॉट होल्डिंग एनी डेमोक्रेटिक पोजीशन एट दैट पॉइंट। देखिए उस वक्त हर चीज का किसी भी, आप ना किसी निवेश को भी बाहर से लाते हो, बाहर से किसी दो कंपनियों के बीच में कोई निवेश का समझौता होता है, वो भी होम मिनिस्ट्री से वेट होता है, परंतु ये वेट नहीं हुआ। एंड नोबडी नोज एक्चुअली कि वहां क्या था। दूसरी बात, तत्कालीन एम्बेसडर, राजदूत, इंडियन एम्बेसडर राजदूत उस उत्सव में उपस्थित थी जहां राहुल गांधी ने साइन किया था मेमोरेंडम निरूप, और उसके प्राइस में उसको फॉरेन सेक्रेटरी बनाया गया। ये सब तत्व हैं। तो कांग्रेस अगर विरोध करती है और चाइनीज इज इंडिया अगेंस्ट इंडिया, इट इज अ वेरी, ये बहुत ही स्वाभाविक है कि वो नहीं चाहते कि इंडियन डिफेंस फोर्सेस स्ट्रांग हो फॉर देयर ओन रीजंस, फॉर ए रीइंफोर्समेंट, बिकॉज उनको जितना जितना जैसे जैसे, अब उसके बाद देखिए पहले से लघु उद्योगों के चीजों को जो थे वो खत्म किया। मैं इसलिए लघु उद्योग को लाया कि एनएसी ने काफी हिंदुस्तानी लघु उद्योग के जो प्रॉपर प्रोडक्ट्स थे उसको खत्म करके, आपने देखा होगा सारी चीज चाइनीज आने लगी कि तुम्हारा स्विच बोर्ड लेके, एसीएसआर से लेके, कंडक्टर से लेके, टॉय से लेके, पटाखा लेके, होली का पिचकारियां वगैरह सब चीज चाइनीज आने लगी। हमारे इनफैक्ट सर हमारे भगवान की मूर्तियां भी चाइनीज मैन्युफैक्चर होकर यहाँ इंपोर्ट होती थी ना। बिल्कुल सर होती थी। उसको थोड़ा थोड़ा करके अब काफी कुछ उसमें जनहित हो रहा है। जब ये अवेयरनेस फैलाई गई तो सर अब तो ठीक हो पीपल आर मोर हैव बिकम मोर अवेयर नाउ। अब क्या है कि 2008 के समझौता के बाद
पाला, ये धारचूला से वो जो लिपू लेक पास से थोड़े दूर में 6-8 किलोमीटर के अंदर है, वहाँ कितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाइनीज फॉर्मेशन हो रहा है, क्या ये सरकार को नहीं पता? तत्कालीन सर बिल्कुल पता था, ऐसा हो ही नहीं सकता। डोकलाम हुआ, अंदर घुस गए, वापस भेज दिया, वो अलग बात है। फिर ब्रह्मपुत्र के आगे जाके वो अपर रिप्रोरियन स्टेट कह के अपने बड़े बड़े डैम बना रहे हैं ताकि आपको पानी को पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। जी ठीक है, पहले लिपू लेक तक हमारा कोई मोटरेबल रोड नहीं था, अब तो कई जगह बॉर्डर एक्सेस रोड्स वगैरह बहुत बढ़िया बना है। जी भूपेन हजारिका ब्रिज भी बना अरुणाचल की तरफ से, तो उसको हम काउंटर कर रहे हैं। ये 2008 से पहले क्यों नहीं होते थे और 2014 से पहले क्यों नहीं होते थे? सर वुड इट बी सेफ टू सजेस्ट कि इंटेंशन नहीं था? ये तो सेफ टू सजेस्ट क्या, ये तो एक शीशा जैसे साफ आ रही है, ये शीशे जैसे साफ आ रही है ना। तो इसी तरीके से अब जब युवा बच्चों को, हमारे फोर्सेस को सिर्फ मैन पावर से ऑगमेंट करना चाहते हैं। देखिए लिपू लेक पास में अगर मोटरेबल रोड्स होगा तब भी वहां पर 15 मिनट 20 मिनट लैक ऑफ ऑक्सीजन, इतना हायर अल्टीट्यूड में दिक्कत होती है, तो यंगर आदमी चाहिए। बिल्कुल सर। तो यहाँ पर जब जाना पड़ता है तो आपको फिटनेस शुड बी एट द हाईएस्ट, यंग लंग्स एंड ऑल बेटर कैपेसिटी। राइट सर। तो डोकलाम में भी नथुला पास से आगे जाके इधर आप अरुणाचल में भी चले जाए, हर जगह पे ना वो मोटरेबल रोड हो गए, बहुत बढ़िया हो गया। उस मामले में तो बहुत ही अच्छा काम हुआ अभी तो, परंतु उसको अब वो कवर किया तो अब दे वांटेड यंगर फोर्स टू बी देयर, वहाँ इन्होंने बाधक लगाने की पूरी कोशिश हो रही है। प्रयास तो बिल्कुल पूरा इसको फेल करने की। मेरी अपील है युवकों से, ये न केवल तुम्हारा अवसर है, ये तुम्हारा समझ लीजिएगा जीवन का सूर्योदय। जी। भारत के युवकों के लिए एक सूर्योदय अवसर है और इसको पूरा लाभ लें। आप भले ही 25% में ना जाए, 75% पे होते हुए उसके अंदर भले ही आप किसी भी चयन प्रक्रिया में भी सफल ना हो, तो वो तो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा है कि तुम अपना स्वरोजगार करके उसी डिफेंस फोर्सेस के, उसी CAPF के आसपास अपना, जैसे साइबर सिक्योरिटी एक बड़ा थ्रेट है। बिल्कुल सर। अभी हमारे किसी मित्र ने बहुत अच्छा तरीके से साइबर सिक्योरिटी कोडिंग के ऊपर ट्रेनिंग क्लासेस कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे मित्र हैं वो बेचारे। उन्होंने डेवलप किया है कि कैसे हैकिंग वगैरह के अगेंस्ट कोडर्स को रोके, जो हैकिंग प्रूफ करने की। ऐसे लोग वहाँ काम कर रहे हैं। इन लोगों के साथ एक तरीके के पार्टनरशिप करके अग्निपथ में कुछ लोगों को प्रशिक्षण, ये MSME जो बता रहा था ना, इनके हिंदुस्तान के हर जगह पर इनके यहाँ ट्रेनिंग प्रशिक्षण इंस्टीट्यूट है। पहले इसको ऐसे बोलते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज ट्रेनिंग सर्विस इंस्टीट्यूट, आजकल MSME इंस्टीट्यूट बोलते हैं। मैं कहूँगा कि 45 डेज का कोर्स सिक्योर कोडिंग के ऊपर, एंटी हैकिंग के ऊपर, ऐसे कई अपॉर्चुनिटीज है। बिकॉज आजकल का जो युद्ध है वो सिर्फ गोलीबाजी से नहीं है, वो आपका ई वार हो सकता है, साइबर वार हो सकता है, ड्रोन वार हो सकता है। तो उनके लिए भी प्रशिक्षण करेंगे तो वो भी एक साइबर वॉरियर कह के वहाँ खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल सर। उनके लिए भी वो एक सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं कि आपका जो भी हैकिंग का जो लोकल, जैसे डोकलम के जितने भी यूनिट्स हैं, स्वरोजगारी करके मैं कंसल्टेंसी में आपके साथ बहुत काम करूंगा। मेरे पास, मैं अग्निवीर हूँ, मेरा तो आपका कैरेक्टर और वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, तो उस तरीके से मैं देशभक्त तो हुई हूँ और ये काम भी कर सकता हूँ। तो इसके ऊपर जितने भी अवसर हैं वो असीमित हैं, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज इट थ्रोस आउट। करेक्ट। बट द क्वेश्चन इज हु इज नॉट डिसमिनेटिंग इट। ये वास्तविकता है कि आर्मी चीफ ने अपने तरफ से प्रयास किया है। बाकी पता नहीं, काफ़ी लोग आए टीवी में अपनी अपनी बात कहें, मगर ये जो बिंदु हैं,
इनके ऊपर आज तक किसी ने इतना विस्तार से नहीं बताया कि जैसे साइबर वॉर के लिए कैसे। वही एमएसएमई सरकार की संस्था है, मेरी संस्था नहीं है, मैं नहीं चला रहा जी। लघु उद्योग मंत्रालय के नीचे ही आता है जी। उन्हीं को बोलो कि भाई तुम भी तैयार करो, तुम अपना फैकल्टी तैयार करो। निसीएट के इंस्टीट्यूट है, नीसबट के ईडीए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है अहमदाबाद में, और कई भिन्न भिन्न स्टेट्स में एंटरप्रेन्योरशिप के। उनको बोलो भाई साइबर कोडिंग को करने के लिए, काउंटर इसको कैसे हैकिंग हो तो तोड़ने के लिए क्या है, ऐसे एंटरप्रेनर मुझे 10,000 बनाने हैं, चाइना का बैक टूट जाए। ठीक है ना? ऑब्वियसली बिकॉज चाइना की जो पॉलिसी है उसमें तो बहुत यंग बच्चों को, मतलब छठी क्लास के बच्चों को तो मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ आप 17 साल के बाद जैसे वो बाहर आते हैं निशुल्क, सरकार कहे कि भाई ठीक है तुम अगर बाहर आ गए, किसी चयन प्रक्रिया में तुम सफल नहीं हुए, मैं 8 देखो इतने पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है ये जो इंस्टीट्यूट है, इनको हर जगह पे 200 आदमी भी अटैच कर दोगे और 45 दिन का कोर्स कर ले, यदि ये करके जाओ तो जो करना है तो। अग्निवीर स्कीम के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर हो जाएगा। राइट सर, यही मैं कहना चाहता हूँ। सर जैसे आपने अभी गलवान और डोकलाम की बात की और गुरतेज सिंह का नाम लिया, तो सर क्या हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि गलवान वाज द टिपिंग पॉइंट कि गवर्नमेंट रियलाइज कि वी एक्चुअली नीड यंग फोर्सेस, यंग ब्लड इन द इंडियन आर्मी or the Indian Defence Forces, and that is why they have come out with this Agnipath scheme at this juncture. And sir, another question is कि अगर अग्निवीर, जैसा कि आपने उसके बहुत सारे benefits बताए, in the long run definitely we will have people who will be dedicated towards their work and who would be dedicated towards their nation. So sir, why are many veterans coming down heavily against Agnipath? See, basically वो कमांड स्ट्रक्चर्स को देखो, वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट चेंज। वो एक कमांड स्ट्रक्चर में अपने आप को कमांड किया है, वो उनके यहाँ ये अभी तक मेंटली प्रिपेयर्डनेस नहीं हुई। मैं बहुत उनकी सम्मान करता हूँ, सारे वेटरन्स की सम्मान करता हूँ, उन्होंने देशभक्ति के ऊपर कोई वो नहीं है। परंतु देखो वेटरन्स जो कह रहे हैं वो कंसर्न कह रहे हैं, वो इसके विरुद्ध नहीं, वो कंसर्न। दो चीज वो एक्सप्रेस कर रहे हैं कि अपनी थोड़ी सी शंका एक, और इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, इंटीग्रेट किया जाए, इसी बात पे अपना वो व्यूज रख रहे हैं। वो कभी इसको कंडम नहीं कर रहे। आप देखिए जो सड़क में जो हो रही है और जो वेटरन्स कह रहे हैं उसमें काफी फर्क है। So that cannot even be compared. जो वेटरन्स करते हैं अपनी अनुभूति से, वो ये सोचते हैं कि शायद कमांड स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा, शायद वो ये ठीक से इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, शायद हमें बलिदानी ज़्यादा देना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। उनको जो भी एडीजी एचआर होते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री में, वो अपने तरीके से बनाएंगे। दैट ऑफ वर्क मस्ट हैव गॉन इनटू इट। कैसे ये अग्निवीरों को किस किस लेवल पे, कैसे कैसे एक एक कंपनी, एक एक बटालियन लेवल पे इंटीग्रेट करना है, उसके ऊपर एक पूरा एसओपी बनेगा कि एक कंपनी 30 आदमी की अगर एक कंपनी है उसमें कितने लोग अग्निवीर होंगे और क्या रोल प्ले करेंगे। क्योंकि अग्निवीर से हम कोई लीडरशिप रोल नहीं दे रहे। ये स्मरण रहे कि उनको सिर्फ एक सिपाही के जगह पे, और वो सिपाही जो तकनीकी कौशलता के जरूरी है जहाँ पर, उतना ही वेल ट्रेन्ड सोल्जर्स आपको मेन वॉरफेयर के लिए रिलीज भी होंगे। सिग्नल्स को संभालने के लिए अगर आवश्यकता पड़ी तो काफी उसके अंदर डायनामिक्स होती है। देखो वॉर का कल भी नेवल चीफ ने कहा है कि नाउ द वॉर्स आर ऑल डायनामिक। राइट। आज पुराने जमाने जैसे वॉर्स नहीं है, आजकल डायनामिक्स है। साइबर वॉर के लिए भी हम साथ साथ कुछ लोगों को ट्रेन करने के लिए, जो मेन स्ट्रीम आर्मी में है उनको भी रिलीज करके साइबर वॉर को, ड्रोन को रोकने का और अन्य तरीकों को रोकने का, यहाँ पर तो रिलीज करने के लिए हाई आल्टीट्यूड वॉरफेयर सेंटर है गुलमर्ग में, वहां पर से लोगों को कुछ देर रिलीज करके कुछ लोगों को अटैचमेंट में भेज सकते हैं। ऐसे उसके लिए एक ऑगमेंटिंग फोर्स है
एक लीव रिजर्व है, ऐसे कई इसके मतलब अब इसके जो लाभ हैं वो बहुत सारे तरीके से आते हैं, और कुछ सुझाव भी मैंने दिए हैं जी। मैं लगता है कि मुझे आशा है ये आगे तक जाएगी। 10,000 एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ लोग CAPF में जाएंगे, अन्य पुलिस में जाना चाहते हैं जैसे जाना चाहते हैं, और कुछ तो वैसे भी और कौशलता लेके आगे भी ज़िंदगी में बढ़ सकते हैं। 21 साल कोई ज़्यादा उम्र नहीं होती है, 22 साल कोई ज़्यादा उम्र नहीं होती है। उसके बाद भी दोबारा पढ़ाई शुरू करके आगे ज़िंदगी में बढ़ सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। वहाँ तक सिविल सर्विसेज जो हिंदुस्तान का नेशनल पैशन है युवाओं में, उसके लिए भी वो अपना प्रयास जारी रख सकते हैं। उतने के लिए कुछ क्रेडिट्स मिलेगा, और ग्रेजुएशन में उतना ही पेपर कम करना पड़ेगा, ताकि ग्रेजुएशन वगैरह करके जो भारत सरकार के जो बाकी युवक लगे हुए उसमें भी लग सकते हैं। तो उसमें उन सब चीज़ों में कोई बाधा तोड़ना है तो इससे क्या है कि तुम्हें ज़्यादा चांस हो जाता है, क्योंकि तुम्हारी कार्य निष्ठा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, तुम्हें तो फायदा हो जाता है। जो ना आदमी पता वो वैसे ही होता है। तो इस तरीके से आपको हार्ड वर्क करने की, दृढ़ निश्चयता की, फोकस की, हर चीज का जो क्वालिटीज आपके अंदर मिलेंगे वो बिल्कुल अतुल्य है। इसलिए अग्निपथ टीम के साथ सर, हमने अभी न्यूज में देखा है कि बहुत सारे जो युवक हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि अग्निपथ में जो ये 4 साल की एज जो टेन्योर रखा है इन्होंने, उसको बढ़ाकर कम से कम 8 साल किया जाए। और सर, देयर इज आल्सो लॉट ऑफ डिजेक्शन एंड अनक्लैरिटी ओवर द डेथ ऑफ एन अग्निवीर इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। सर, हाउ शुड दीज इश्यूज बी एड्रेस्ड? Death of any person on duty, there is a liberalized pension scheme introduced long time back. There is no issue about it because they will be treated at par with them. Okay. 28 साल की उम्र में बाहर आओगे आप, 28 के बाद तुम 32 बोलोगे। देखो, पहले आपको स्मरण दिला दूं, 1980 से 80s में सिविल सर्विस सेवा की आयु सीमा होती थी 21 से 26। फिर देवीलाल जी आए, उसको 28 किया, 31 किया, 33 किया, 35 किया, अब पता नहीं क्या है। तो मैं सोचना भी सोच। देखिए, सिविल सर्वेंट के ऊपर भारत सरकार बहुत इन्वेस्ट करती है अनुभव के लिए। तो उस उम्र में जब आएगा तो वो 25 साल, 40 साल, 24 साल, 34 साल देश की सेवा में दे पाएगा, और काफ़ी निष्ठा के साथ दे पाएगा। ये कुत्ते घुमाने वाले आदमी जो 35 साल और 34 साल में आते हैं ना, आपने पुराने जमाने में ऐसा कहीं नहीं देखा होगा। नहीं। ये जो सिविल सर्विसेज को एक एंड बाय इटसेल्फ बना लिया, राष्ट्र सेवा को नहीं, एक पावर ओरिएंटेशन को आपने लाया। वो 21 से 25 साल, 26 साल तक जब लोग आते थे, जो 28 साल तक भी जो भर्ती होते थे 70s 80s के बैच में, क्वालिटी ऑफ सिविल सर्विसेज आर मच हायर। 92 93 के बाद थोड़ा विशेष होने लगा है, उसका क्या कारण है मुझे नहीं पता, बट 80s बैच तक के जो सिविल सर्वेंट आज भी कुछ सेवा में हैं। आप आज भी उनसे इंटरेक्शन करेंगे तो दे आर वेरी वेरी कमिटेड टू द कंट्री, कमिटेड टू द नेशन एंड ऑल। परंतु उनको देखा देखी सभी लोग कहने लगे कि नहीं, एक वर्ग ही सिविल सर्विस में जाता, हमें भी जाना है, हमें भी। वो जो सेवा करते थे उनको दिखाई नहीं दिया। आज भी अगर कोई आदमी पूरे मनी लॉन्ड्रिंग को इंडिया के अंदर कंट्रोल करके रोक के रखा हुआ है तो वो भी 1989 बैच का ही ऑफिसर है। और आज भी कोई इंपॉर्टेंट ऑफिसर है तो 1988 का ही। अगर तुम्हारे पास बिजली आ रही है तो सेक्रेटरी पावर आज 1988 का ही अफसर है, वो कोई पीछे का नहीं है। और वो जो काम कर रहे हैं, जितना एफर्ट लगा रहे हैं, वो आप लोगों को पता नहीं है, आपके दिमाग। वो मैं हमेशा ही बोलता था ना कि जो टेररिस्ट अटैक हमने रोके वो किसी के संज्ञान में नहीं होती, जो हो गए वो सबके संज्ञान में होती। यही कार्य वर्ष है कि मगर उनके जो लाल गाड़ी देखते, लाल बत्ती वाली गाड़ी देखते हैं, उससे प्रोत्साहित होकर, उससे एक तरीके प्रेरणा लेके सब कहता हम भी बनेंगे, हम भी बनेंगे। अगर हम नहीं सफल नहीं हो पाए तो एज बढ़ा दो, हम सफल नहीं बढ़ा रहे एज बढ़ा दो। 35 साल की उम्र में वो इतना पक चुके होते हैं कि उनके दिमाग में कहा गया मेरे पास तो बहुत देर से आया ये अवसर,
तो जितना पावर ओरिएंटेशन एग्जर्ट करना उतना पावर एग्जर्ट कर दो, मैं सेवा है वह तो होती रहेगी। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसीलिए जो 4 साल से 8 साल का बात कहा ना जी, वो फिर डाइल्यूशन होना शुरू हो जाए। 4 साल बिल्कुल उपयुक्त है, मैक्सिमम होगा तो 5 साल। हालांकि किसी भी कंट्री में जहां आर्मी अटैचमेंट कंपलसरी है 2 साल से ज्यादा नहीं है, जी। परंतु क्योंकि हम यहाँ वॉलंटरी बनाया है और जी। उसमें आमदनी भी दे रहे हैं और अच्छा सेवरेंस पैकेज दे रहे हैं, जी। इसलिए 5-4 साल बिल्कुल उपयुक्त है। उससे ऊपर नीचे सब आर्मी चीफ्स ने इसके ऊपर डिस्कशन किया है, इन्होंने ऊपर इसके ऊपर चर्चा हुई है। Sir, there is no doubt कि अग्निपथ aims to inject young blood in the defense forces and जैसा कि आपने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, and there is no denying the fact कि warfare अब गोली बारी से नहीं होता। there are मायने चेंज हो गए हैं, दायरे चेंज हो गए हैं, हाइब्रिड हो गया है, साइबर हो गया है, ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं। तो सर अब अगर अग्निपथ हमारे युवाओं को प्रशिक्षण देगा और जिससे कि हमारी, जैसा कि आपने कहा, फोर्स मल्टीप्लायर होगा, ये हमारे जो रेगुलर फोर्सेस हैं उनके लिए फोर्स ऑग्यूमेंटेशन होगा, तो सर ये लोग, ये जो चाहे वो कोचिंग माफिया हो, चाहे वो पॉलिटिकल पॉलिटिक्स से या सियासत से ताल्लुक रखने वाले लोग हो, ये क्यों भड़का रहे हैं युवाओं को? और सर सिर्फ भड़का नहीं रहे हैं, ये जो वायलेंस है ये 18 स्टेट्स में हो रही है और इतनी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ, उसकी भरपाई भी तो कहीं ना कहीं पब्लिक ही करेगी। तो सर ये क्यों हो रहा है और इस पर कोई कानून क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा स्ट्रिंजेंट कानून की एक बार ऐसा कुछ करने से पहले कोई भी दंगई 1000 बार सोचे। योगी जी ने कानून लाया तो था कि सर बट वो एक स्टेट तक लिमिटेड है। आई मीन कि एक मुझे नेशनल लेवल मैं ये पे चाहता हूँ कि आई नहीं थिंक होगा। मध्य प्रदेश भी लाना चाहती है। जी मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान जी भी इसी के सपोर्ट में है कि ऐसा एक कानून लाया जाए। जी बाकी में भी लाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ एक नेशनल कानून आना चाहिए। एग्जैक्टली देखिए सर। मेरा एक मानना है कि ये जितने भी रायोटिंग है ना, टेररिज्म, नक्सलिज्म, रायोटिंग इंक्लूडिंग कम्युनल रायोट, जो जिहाद सब चलता है, जी इसको लॉ एंड ऑर्डर जैसे ट्रीट ना करें। कृपया एक वॉर अगेंस्ट द नेशन ट्रीट करके राइट सर, इसको केंद्रीय सूची में, शेड्यूल 7 में केंद्रीय सूची में लाके पूरा इसको सेंटर के पास रख देना चाहिए। मैं आज नहीं कह रहा हूं, मैं पिछले 4 साल से कह रहा हूं कि यूनियन लिस्ट में हो ऐसे ऐसे चीजें। सिर्फ लॉ एंड पब्लिक ऑर्डर हो, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वगैरह है, उसका हम 16 साल। देखिए आपको याद होगा कि जो आज 2006 में जो वाराणसी ब्लास्ट हुई थी, उसका सजा अभी रिसेंटली सुनाई गई। जी सर। और 2012-13 में अखिलेश यादव की सरकार, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट के पास थे, तब एनआईए भी नहीं था, स्टेट गवर्नमेंट उनको वो बरी कराना चाहते थे, डिस्चार्ज करने के फेवर में थे। बहुत प्रेशर वगैरह के बाद जाके वो कंटिन्यू डिस्चार्ज नहीं कर पाए। जी नहीं तो उनके हाथ में दे देते तो वो तो उनके साथ खड़े रह जाते। तो वाइविन खान या जो भी आज डेथ सेंटेंस फेस कर रहा है, वो उस आदमी को डिस्चार्ज करना चाहते थे फ्रॉम ऑल द क्रिमिनल एक्ट्स। ऐसे जब तक नेता रहेंगे तो ये रायट चलता रहेगा। ये इनको पता नहीं क्या वजह है, क्या कारण है, कोई भी राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध छेड़ता है, उनके साथ खड़े होने की एक तरीके से परंपरा सी बन गई है। बिल्कुल बिल्कुल सर। मे बी ये वोट बैंक पॉलिटिक्स का ये वोट बैंक पॉलिटिक्स। एक बात बताइए, वो तुलसी को जो प्रजापति था, गायत्री प्रजापति रेपिस्ट था, उसके साथ खड़े होने के लिए क्या जरूरत थी? और उनका जो आज बड़े बड़े स्पोक्समैन आते हैं, ये आप लोग यू कैन वेरीफाई दिस फैक्ट। जी यू कैन वेरीफाई दिस फैक्ट दैट एक बड़े बड़े स्पोक्समैन आते हैं, घनश्याम तिवारी जी, वो उनके सपोर्ट में आरजेडी छोड़ के, जिस दिन वो रेप हुआ, जिस दिन उनको मदद करनी पड़ी, अपना पार्टी छोड़ के समाजवादी के साथ खड़े हुए। ये सहयोग नहीं हो सकता।
आज तक सारे बड़े बड़े चैनल उनको बुला के ताली बजाते हैं। किसी ने पूछा भाई तुम यार आरजेडी में थे, आरजेडी और इसमें कोई ऐसा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस भी नहीं है। तुम उसी तारीख को जिस दिन वो रेप करता है, क्या उसके साथ मिल के तुम भी थे? मुझे नहीं पता, मैं एलिगेशन नहीं लगा, परंतु ये बहुत बड़ा एक संयोग है। और वो लोग हमेशा क्रिमिनल्स के साथ खड़े होते हैं, वो हमेशा देश विरोध द्रोहियों के साथ खड़े रहते हैं, और यही बहुत बड़ी मुद्दा है। सर यही वजह है ना कि जो हमारा देश का युवा है या जो आम नागरिक है वो देश को जलाने के लिए कतई भी घबराता नहीं है। भगवत गीता में कहते हैं यद्यथा श्रेष्ठता तद्यदेव जमोतरे। अब तुम्हारे नेता, तुम्हारे श्रेष्ठ लोग जैसे मुलायम सिंह, राजा तथा प्रजा, मुलायम सिंह और अखिलेश और घनश्याम तिवारी जैसे होंगे जी, जो क्रिमिनल के साथ खड़े होने के लिए दल बदल के आते हैं, तो युग तो ऐसे ही करेगा। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपने अग्निपथ को हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया, उसके फायदे बताए, और ये जो लोग पॉलिटिकल लोग हैं या जो कोचिंग माफिया के लोग हैं या कोई भी जो भी हमारे युवाओं को भड़का रहा है, तो मैं उन युवाओं से अपील करना चाहूंगी कि एक बार आप प्लीज अग्निपथ जो स्कीम है उसे डिटेल में पढ़िए और ये सोचिए, समझिए और जानिए कि अगर वो स्कीम आपके हित में है तो प्लीज आप इस तरह का विरोध प्रकट ना करें। वी बिलीव कि डेमोक्रेसी आपको फंडामेंटल राइट्स देता है, लेकिन साथ ही साथ आपको कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज अबाइड करने के लिए भी देता है। प्रोटेस्टिंग इज योर डेमोक्रेटिक राइट, बट बर्निंग नेशनल प्रॉपर्टी और डैमेजिंग नेशनल प्रॉपर्टी इज नॉट। So please, we request you all to use your wisdom and fine sense of judgment before falling prey to vested interests and propagandas. On this note, हम आज का एपिसोड यही वाइंड अप करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। लेकिन विदा लेने से पहले आप सबसे ये निवेदन है कि अगर आपको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया तो कमेंट करके हमें बताएं, और इस एपिसोड को, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके वो भी करें। तो जल्द मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।